नमस्कार। आज हम देखेंगे अभिप्रेरणा में विद्यार्थियों में अभिप्रेरक को बढ़ाने की विधि, यानी मोटिवेट को कैसे उनमें बढ़ाया जा सकता है ताकि वो अभिप्रेरित होकर सीख सकें। अभिप्रेरणा जो होता है वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। प्रत्येक अध्यापक को प्रायः विद्यालय में अपने विद्यार्थी को अभिप्रेरित करना पड़ता है ताकि वो अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। इसके लिए उन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। पहला है सीखने की इच्छा। अगर विद्यार्थी या व्यक्ति या बालक में सीखने की इच्छा होगी तो वह किसी भी चीज़ को आसानी से और रुचि के साथ सीख सकता है। अगर उसमें सीखने की इच्छा नहीं होगी तो उसमें एक तरफ से अभिप्रेरित क्षमता का भी अभाव रहता है, वो मोटिवेट नहीं रहता है और वो किसी भी विषय को सीख भी नहीं सकता। किसी भी बालक को अगर सीखने की इच्छा होती है उसमें तो किसी भी विषय वस्तु को जल्दी सीख लेता है, और अगर सीखने की इच्छा नहीं होती है तो लाख प्रयास कर ले उसके बाद भी वो उस चीज़ को नहीं सीख सकता है। अतः अध्यापक को चाहिए कि बालक को सिखाने से पहले उसके अंदर सीखने की इच्छा जागृत करे, उसकी अभिप्रेरक क्षमता को बढ़ाए। दूसरा है उद्देश्य एवं लक्ष्यों का ज्ञान। प्रत्येक अध्यापक को चाहिए कि अध्यापन पढ़ाने से पहले उसे जो अध्ययन का उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसका ज्ञान कराए कि इससे क्या फ़ायदा होता है और इससे क्या मिलेगा। उद्देश्य स्पष्ट और रुचिकर होना चाहिए ताकि बालक को अध्ययन में रुचि रहे, और उद्देश्य और जो लक्ष्य बताया जाता है जिस भी विषय के बारे में, वो बालक की योग्यता के अनुरूप होना चाहिए। ये नहीं कि छोटा बच्चा है, अगर 5 स्टैंडर्ड का है और उसे 10th स्टैंडर्ड का बताया जाए तो वो नहीं समझ पाएगा और वो उसमें अभिप्रेरित क्षमता का भी अभाव रहेगा, क्योंकि वो कुछ समझेगा ही नहीं कि टीचर क्या बोल रहे हैं। तीसरा है नए ज्ञान का पूर्व ज्ञान से संबंधित करना। जो भी कार्य किया जाता है या कुछ चीज़ सिखाया जा रहा है तो बालक के पूर्व अनुभव के साथ जो उसने सीखा है उससे संबंधित कर सिखाया जाए तो वह आसान और सरलतापूर्वक सीखता है। जब बालक को यह पता चलता है कि यह जो काम सिखाया जा रहा है, जो भी वर्क दिया जा रहा है, उसके पूरे अनुभव पर आधारित है तो वह आसानी से अभिप्रेरित होकर सीख सकता है। अतः अध्यापक को चाहिए कि वह नवीन शिक्षण को बालक के पूरे अनुभव से संबंधित करे ताकि वो उसे सीखने में आसानी हो। किसी भी विद्यार्थी को अभिप्रेरित होने के लिए, उसमें अभिप्रेरक क्षमता को बढ़ाने के लिए उसमें आकांक्षा स्तर का भी होना जरूरी है। अगर उसमें किसी चीज़ की जानने की रुचि नहीं होगी तो वह किसी भी चीज़ को सीख नहीं सकता है। अध्यापक को हमेशा यह पता होना चाहिए कि जो कक्षा का कार्य है, जो सिखाया जा रहा है, वो बालक के आकांक्षा स्तर के अनुरूप ही होना चाहिए। परिणाम और प्रगति का ज्ञान। प्रत्येक विद्यार्थी जो है अपने रिजल्ट और क्या सक्सेस कर रहे हैं उसको जानना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति या बालक हो जो भी काम कर रहा होता है तो उससे अपने परिणाम को जानने की जिज्ञासा होती है कि उसने अभी तक क्या सीखा है और क्या उसकी उन्नति हुई। परिणाम के जो बालक हैं उनका रिजल्ट के तत्कालीन ज्ञान से अध्यापक को केवल अपनी
सफलता या असफलता का ही नहीं पता चलता, यानी कि उन्हें यह नहीं पता चलता कि मैंने कितना मेहनत किया बच्चों के लिए और उन्हें क्या सफलता मिली, बल्कि इससे उसी विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी सहायता मिलती है। बालक को कैसे विशिष्ट लक्ष्य तक पहुंचाया जा सके। प्रतियोगिता तथा सहयोग का प्रयोग। प्रतियोगिता और सहयोग की भावना से बालकों को अधिक सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, यानी कि उन्हें मोटिवेट किया जा सकता है। प्रतियोगिता के माध्यम से उनमें जज्बा रहती है हमेशा आगे बढ़ने की। कंपटीशन जब होता है तो प्रत्येक बालक सोचता है कि मैं सबसे आगे रहूं। व्यक्तिगत प्रतियोगिता के द्वारा बालक पहले से अच्छे अंक प्राप्त करने का प्रयास करता है। प्रत्येक परीक्षा में वह उपलब्धियों को गत उपलब्धियों से तुलना करता है, यानी कि जो पिछला रिजल्ट है और अभी जो एग्ज़ाम दे रहा है उससे तुलना करेगा और उससे अच्छा नंबर लाने की कोशिश करेगा जो पिछले एग्ज़ाम उसने दिया था। सामूहिक प्रतियोगिता जब समूह में लोगों के साथ होता है तो प्रत्येक विद्यार्थी एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में लगा रहता है और जिससे बालकों में एक अच्छी प्रतियोगिता की भावना का उत्पन्न होता है। एक विद्यालय की दूसरी विद्यालय से प्रतियोगिता करानी चाहिए, साथ ही साथ सहयोग की भावना का भी विकास किया जाना चाहिए, जिससे बालकों में सामूहिक कार्यों में भाग लेने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो और प्रतियोगिता में स्वस्थ मन का प्रयोग हो। प्रशंसा और आलोचना। प्रशंसा और आलोचना दोनों एक शक्तिशाली प्रेरक है। कक्षा के वातावरण में वांछित अभिप्रेरणा की उत्पत्ति के लिए इन्हें प्रयोग किया जा सकता है। प्रायः वे व्यक्ति प्रशंसा से ज़्यादा अच्छी तरह से काम करने लगते हैं जिनमें अपनी कमी की अनुभूति होती है, यानी कि कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है उसके बाद भी अपने को कमज़ोर समझता है और जब उस ऐसी अवस्था में लोगों के द्वारा उसके कार्यों में की प्रशंसा की जाती है तो वह उत्साहित होकर उसे अच्छी तरीके से करने लगता है। उदाहरण के लिए ले लीजिए, कोई टीचर है, वो अच्छे से पढ़ाता है लेकिन उसे फील होती है कि मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ, ऐसा फील होती है। जब लेकिन गार्जियन के द्वारा जो जिस स्टूडेंट को पढ़ाता है उसके माता पिता द्वारा जब उसकी प्रशंसा की जाती है तो वह अपने आप को प्रोत्साहित होता है और अपने कार्य को अच्छी तरह से करने लगता है। इसी तरह से वे विद्यार्थी आलोचना के पश्चात अच्छी तरह काम करने लगते जिन्हें अपने आप पर विश्वास होता है। और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं अपने आप को बहुत बड़े और महान समझते हैं, लेकिन जब उनकी आलोचना जो बुराइयां होती है उनके समझ रखा जाता है तो वो अपने आप में सुधार ले आते हैं। प्रशंसा एवं आलोचना का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अध्यापक को विद्यार्थी की प्रकृति की पहचान करके प्रशंसा या आलोचना द्वारा उसे प्रेरित किया जाना चाहिए। नवीनता। प्रायः नवीन चीज़ें जो होती है बालकों को सीखने के लिए हमेशा प्रेरित करती है। अध्यापक को अपने अध्यापन में जो विषय वो पढ़ा रहे हैं उसमें नवीनता का समावेश करना चाहिए। नवीनता की विशेषता का भाव तब होता है जबकि अध्यापक नए और पुराने का संबंध बताते हैं। अध्यापक को अपने विषय की विविध प्रकार की नवीन तकनीकों के माध्यम से प्रस्तुत करने जिससे बालकों की जिज्ञासा में तथा अभिरुचि बनी रहे। अहम भावना का उपयोग। इसका संबंध व्यक्ति के आत्मसंतुष्टि से होता है। व्यक्ति उन लोगों तथा स्थितियों को पसंद नहीं करता जिनके कारण उनके भीतर हीन भावना उत्पन्न होती है। कोई भी व्यक्ति हो जिससे उन्हें ठेस पहुंचती है हृदय को, उसे वो पसंद नहीं करते, उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते। प्रायः अध्यापक विद्यार्थियों का मजाक उड़ाते हैं या उन्हें फटकारते हैं, यह ठीक नहीं है। अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थी को आत्मसंतुष्टि से अभिप्रेरित करे, यानी हमेशा मोटिवेट करता रहे। उचित दृष्टिकोण का विकास। किसी विशिष्ट स्थिति में व्यक्ति की प्रतिक्रिया में ही उसका दृष्टिकोण छिपा रहता है। रुचि और ध्यान के साथ इसका गहरा संबंध होता है। जिस बालक में हस्तकार के संबंध में स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास हो चुका है वह अपने हाथों से काम करने में रुचि लेगा।
परंतु जिस बालक में इस प्रकार का दृष्टिकोण विकसित नहीं हुआ वह काम से बचना चाहेगा। इसलिए बालक को उचित दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर दृष्टिकोण, अगर कोई बालक है यहाँ पर अच्छा काम कर रहा है और वो समझता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो उस काम को करने में वह रुचि लेगा। और जो बालक काम करता है और उसे यह महसूस होता है कि मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, तो उसे उस चीज़ को करने में अरुचि उत्पन्न होती है, वह काम से बचना चाहेगा, वो छोड़ देगा कि ये मैं अच्छा नहीं करता हूँ। सीखने की उचित स्थिति और वातावरण। स्थिति और वातावरण भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। अच्छी प्रकार से सजा हुआ कमरा और उसका शैक्षणिक वातावरण भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। उत्साहपूर्ण वातावरण में बालक अपने अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुनता है और लिखने पढ़ने में रुचि लेता है। यानी कि यहाँ पर है जो अधिगम की उचित स्थिति और वातावरण, यानी कि अच्छी वातावरण रहता है तो बालक अपने अध्ययन कार्य में अधिक रुचि लेता है। इसलिए वातावरण का अच्छा होना जरूरी होता है। इसके लिए उचित विद्यालय भवन होना चाहिए, बैठने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, भौतिक सुविधाएं जैसे कमरे में रोशनी, लाइट, पंखा, बेंच, कुर्सी अच्छी होनी चाहिए। परस्पर सहयोग की भावना होना चाहिए विद्यार्थियों के बीच। विद्यालय क्रियाओं में भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिए। अनेक तरह की वहाँ पर एक्टिविटी करवाया जाना चाहिए विद्यालय में। अध्यापक का स्नेह, यानी अध्यापक द्वारा प्रेम बच्चों से किया जाना चाहिए। ये सब बालक को अभिप्रेरित करते हैं। अतः उचित स्थिति और वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए, तभी बच्चा में अभिप्रेरित क्षमता बढ़ती है और वह सीखने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।